नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। मैं हर्षवर्धन वापस आपके सामने आया हूँ करंट की क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेहतरीन से करंट के क्वेश्चन और सारी चीजें। एग्जाम सिलेक्शन आपका स्वागत करता है। सभी जुड़िए, लाइव जुड़ते रहिए और अपनी जितनी भी तैयारी है उसको धार देने के लिए, उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने वापस सबसे पहले चर्चा करता हूं आज के कुछ करंट क्वेश्चनों की। देखो, यूएस के बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। दरअसल क्या है कि जो बाइडेन जो है उनकी पॉलिसी, अब जब सरकार बदलती है तो पॉलिसी लगातार चेंज होती है। तो जो बाइडेन की सरकार जब से गई है तब से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है उन सभी पॉलिसी को वो लगभग लगभग नई सिरे से बना रहे हैं। जो बाइडेन की बहुत सारी पॉलिसी को उन्होंने अलग थलग कर दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है किस चीज पर? तो उन्होंने पेपर स्ट्रॉ जो होता है, आपको पता होगा कि कॉफी वगैरह जो अमेरिका है वहां कॉफी का चलन कुछ भारत से ज्यादा है और कोल्ड ड्रिंक का चलन हमारे यहाँ से ज्यादा है। तो वहां जो कॉफी है वो स्ट्रॉ से पी जाती है। तो जो बाइडेन जो आए थे उन्होंने स्ट्रॉ जो है प्लास्टिक के बैन कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है पेपर स्ट्रॉ का प्रयोग करिए, ये थोड़ा हेल्थ के लिए सही रहता है और डिकम्पोज होने में भी जल्दी समय नहीं लेता। तो अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो पॉलिसी है उस पर जो है बिल्कुल अलग तरीके से एक नया जो है निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्लास्टिक को तहरीज देंगे और इसमें उन्होंने स्पेशल रूप से जितनी भी संघीय एजेंसी हैं पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं कि जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी रेस्तरां हैं, किसी में भी इस तरह के जो स्ट्रॉ है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जो बिडेन जो है उनकी पॉलिसी ये थी कि वो कम करना चाह रहे थे किसी भी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को। पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बच जाएंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि नया जो प्लास्टिक का कचरा हो रहा है उस कचरे को हम आपस में वापस रिसाइकल कर लेंगे। ठीक है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो कचरे को लेकर, जो कचरा जहां समुद्र में जा रहा है उस समुद्र में जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे, हम अपना जितना भी जो प्लास्टिक होगा उस प्लास्टिक को क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे। इस रिसाइकलिंग से क्या होगा, अमेरिका में रोजगार नए सृजन होंगे, उनका ये कहना है। और जो बाइडेन ये कहते थे कि जो प्लास्टिक का कचरा है वो समुद्र में जाता है, समुद्र के एनवायरनमेंट के लिए काफी हानिकारक होता है, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका के दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर। नया पॉइंट, एफएओ ने सोमालिया में किस नाम से जलवायु परियोजना शुरू की है? दरअसल आपको पता होगा कि अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम क्या है? सोमालिया। और सोमालिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ जब आप अफ्रीका पढ़ते हैं तो अफ्रीका में आपने देखा होगा कि यहाँ ये आपका इस वाले हिस्से को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है इसको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से एक देश है सोमालिया। अब इस सोमालिया में क्या है कि यहाँ की लगभग 66 से 70% जो जनसंख्या है वो मेरे भाई कैसी है? वो कृषि पर निर्भर है। और होता क्या है, यहाँ ज्यादातर लोग कृषि जो कर रहे हैं वो सभी के सभी नेचुरल वे से कृषि करते हैं और इनकी जो कृषि है वो पूरी तरीके से किस पर आधारित है? मौसम पर आधारित है। ठीक है ना। किस पर आधारित है? वो मौसम पर आधारित है। इसलिए मौसम पर आधारित होने की वजह से यहाँ कृषि जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रही है। उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ परियोजना शुरू की है। उस परियोजना का नाम है उग्बाद परियोजना।
और इस परियोजना के लिए सोमालिया ने $95 मिलियन की जो है एक परियोजना शुरू की है। इसमें उनका ये मानना है कि 7 सालों के अंदर वो जलवायु लचीली कृषि की परियोजना उग्रवाद को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे और इससे अपनी आय में किसी ना किसी तरीके से वो क्या करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? आय में वृद्धि करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ की 65 से 66% जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है ना? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नासा ने पेंडोरा मिशन लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? नासा ने, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? नासा ने पेंडोरा मिशन लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो आपको मैं बता दूं कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स। एक स्पेस एक्स कंपनी है, आपको पता होगा कि यूएसए की एक कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वो कौन है? एलन मस्क हैं। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इसके मालिक एलन मस्क हैं। साथ ही साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि इस का प्रयोग जो है वो कौन कर रहा है? नासा कर रहा है। नासा ने क्या कहा है कि वो अपना जो VADR अनुबंध जो है वो उनका एक मिशन है जिसका नाम है पेंडोरा। उस मिशन को ये सेवा प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा? ये 20 से जो ज्यादा एक्सोप्लैनेट हैं उनके बीच जो सितारे हैं उनका जो है ये क्या करने वाला है? अध्ययन करने वाला है। साथ ही में ध्यान रखेगा कि 17 इंच के टेलीस्कोप का उपयोग करके नासा के जेम्स वेब देगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नासा का। मैंने आपको हाल ही में जब मेरी क्लासें बंद हुई थी थोड़े दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि नासा का जो चेयरमैन है, ठीक है, नासा का जो चेयरमैन है वो चेंज हुआ है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नासा का जो चेयरमैन है वो कौन है। क्लियर है? नासा का चेयरमैन कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बना रही है? उत्तर प्रदेश सरकार, क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, उत्तर प्रदेश, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है? लेदर, या आप कह सकते हैं क्या? चमड़ा। तो आप समझो उत्तर प्रदेश सरकार किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बना रहा है? तो चमड़ा उद्योग को, किसको? चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या बना रहा है? नई नीति बना रहा है। अब की बार जो बजट रखा जाएगा वहां ये कहा जा रहा है कि 25-26 के बजट के अनुसार क्या होगा? यूपी सरकार नई योजना बना रही है और उसका कहना यह है कि जो चमड़ा और फुटवियर नीति है उसका मसौदा उन्होंने तैयार लगभग कर लिया है और राज्य के 20,000 करोड़ रुपए के चमड़ा उद्योग को 5 वर्षों में उनका टारगेट ये रहेगा कि 20,000 करोड़ से वो ठीक उसको 40 से 45,000 करोड़ रुपए कर दे, या आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे वो 50 बिलियन का लक्ष्य उन्होंने रखा है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है और कानपुर के अलावा आपका जो एक और आपको मैं बता दूं शहर है जिसका नाम क्या है? आगरा। क्लियर? जिसका नाम क्या है? आगरा। ये जो कानपुर और आगरा है, समझो पहले बात को, कानपुर और आगरा है ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण चमड़ा उत्पादन के क्या है? शहर हैं। क्लियर? समझ में आई बात? अगला, ई नाम में शामिल की गई नई वस्तुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, अगर आपको पता होगा उत्तम फैसल, उत्तम ई नाम, ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की एक स्कीम है। तो इसमें अब टोटल जो नामकरण की जो वस्तुएं पहुंच गई हैं उनकी संख्या हो गई है 231। कितनी हो गई है? 231 हो गई है। यहां ध्यान रखेंगे नई वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल वस्तुओं की संख्या बढ़कर 231 हो गई है। इसमें ड्रैगन फ्रूट, मसालों को शामिल किया गया है, सूखी तुलसी की पत्तियां हैं, चने का जो आटा होता है जिसको हम बेसन कहते हैं, गेहूं का आटा है, चने का सत्तू है, ठीक है, सिंघाड़े का आटा है, और हींग, सूखी मेथी की पत्तियां, सब्जियां, फल में ड्रैगन फ्रूट,
ये सारी चीजों को क्या किया गया है आपको ध्यान रखना है। ई नाम पद्धति में मेरे भाई क्या किया गया है, इसमें इसको शामिल किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जो पेपर देने जाओगे मेरे भाई, जो आप आरपीएफ का पेपर देने जाओगे उस पेपर में ये आपको रखा हुआ मिलेगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है वो कहां किया जा रहा है? ये एक शहर है रियाद। अब आपको बताना है कि रियाद जो है वो किस देश का शहर है। क्लियर है? रियाद किस देश का शहर है? तो पहली बात करें तो रियाद का पहला आयोजन, ये ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स का पहला संस्करण होने वाला है। इसका आयोजन जो है मैंने आपको बता दिया, चलो आप क्या बताओगे? सऊदी अरब में इसका आयोजन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसमें जो है क्या कर रही है? भागीदार बन रही है। सऊदी अरब की आपको ध्यान रखना है, सऊदी अरब की जो ओलंपिक समिति है वो भागीदार बन रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आईओसी क्या करता है? जो आपके एशियन गेम्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो एशियन गेम्स होते हैं, इन एशियन गेम्स, ठीक ध्यान रखना, एशियन गेम्स और एशियन गेम्स के अलावा आपके जो दक्षिण एशियन गेम्स होते हैं इनका संचालन भी आईओसी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो ई स्पोर्ट है जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसका जो है क्या हो रहा है? बढ़ावा हो रहा है कि किस तरीके से और ज्यादा जो है ई स्पोर्ट जो है बढ़ जाए। समझे आप? नया पॉइंट क्या है, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खगोलविदों ने हाल ही में ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना का नाम क्या दिया है? दरअसल आपको पता होगा कि सबसे पहले एक व्यक्ति है कोपरनिकस। कोपरनिकस नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? उसने ब्रह्मांड के बारे में बताया था। तो कई बार ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। हमारी जो आकाश गंगा है अगर आप इसको देखते हो तो ये एस आकार में होती है। एस आकार को कहा जाता है क्या? एस आकार को कहा जाता है सर्पिलाकार। एस आकार को क्या कहा जाता है? एस आकार को सर्पिलाकार कहा जाता है। ठीक है, एस आकार को क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार कहा जाता है। और नई जो आकाश गंगा खोजी गई है उसका नाम है कुइप्पू। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कुइप्पू। ठीक है, अब तक ब्रह्मांड में पाई गई सबसे बड़ी संरचना का नाम क्या है? कुइप्पू है। यहां ध्यान रखना कि कुइप्पू का आकार 1.3 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक लंबा है। और यहां ध्यान रखना है कि मतलब ये एक दूरी है और एक ये दूरी है, तो इस दूरी से इस दूरी तक जो प्रकाश है उसको जाने में लगभग 1.3 अरब, ठीक है, 1.3 अरब वर्ष लगने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसकी खोज, तो कुइप्पू की खोज यूरोपीय खगोलविदों की एक टीम के द्वारा की गई है। इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें दूरबीनों के द्वारा उपकरणों का प्रयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन किया। और उन्होंने ये भी बताया, आपको पता ही है, आपने एक थ्योरी पढ़ रखी है जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड धीरे धीरे जो है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो उस विस्तार का ही क्या एक उदाहरण है? उस विस्तार का ही उदाहरण है एक कुइप्पू। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो समझ लो। अगला, ग्यालो थोंडुप कौन थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है? ये देहांत होने वाले जो व्यक्ति हैं ये भी जो है थोड़े से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दलाई लामा के भाई और तिब्बती राजनैतिक प्रमुख हैं। आपको पता होगा दलाई लामा क्या है? तो आपको मैं बता दूं अगर किसी को नहीं पता, तो जो बौद्ध धर्म होता है, जो बौद्ध धर्म होता है उसके
जो गुरु होते हैं, बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं, उन बौद्ध धर्म के गुरुओं को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, साधुओं को लामा कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? उनको लामा कहा जाता है। तो दलाई लामा के जो बड़े भाई हैं, ये टोटल 6 भाई बहन थे। इन 6 भाई बहनों में दूसरे बड़े जो थे वो दलाई लामा के भाई थे, जिनका नाम था ग्यालो थोंडुप। ग्यालो थोंडुप का जन्म 1928 के आसपास हुआ था और उनकी अब जो है, ये ध्यान रखना कि तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तिब्बती स्वायत्तता की कूटनीति के इन्होंने काफी प्रयास किए थे और इनका जन्म स्थान ताकेतसर गांव था, आमदो क्षेत्र है, और ये कहां पर है? तिब्बत में है। कहां पर है ये? तिब्बत में है। क्लियर है ना? तिब्बती विद्रोह की अगर बात करें तो चीन के शासन के खिलाफ इनका जो है असफल विद्रोह हुआ है और फिर बाद में इनके परिवार को जो है कहां से? तिब्बत से भागना पड़ा था। कहां से? आपको ध्यान रखना है, तिब्बत से क्या करना पड़ा था? इनके परिवार को भागना पड़ा था। तो ये एक कारण रहा था कि तिब्बत और जब चाइना के बीच विवाद हुए तो उस विवाद में भारत कूदा। आपको ये पता भी है कि भारत जो है, जो तिब्बत से जब युद्ध हुआ तो उसमें एक कारण रहा कि चाइना का जो युद्ध है वो तिब्बत भी उसमें से एक मेजर कारण है। ठीक है, अगला, इंडिया एनर्जी वीक 2025 में कौन भाग ले सकता है? देखो भाई, इंडिया एनर्जी वीक में ऊर्जा क्षेत्र के पेशेवर भी भाग ले सकते हैं, सरकारी अधिकारी भी भाग ले सकते हैं, निवेशक भी भाग ले सकते हैं और शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कौन है? उपरोक्त सभी। क्लियर है? इंडिया एनर्जी वीक आईईडब्ल्यू तेजी से ऊर्जा पेशेवरों के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है, जहां बहुमिलियन डॉलर के व्यवसायिक सौदे होते हैं और अब ये इन सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय इन्होंने सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाई है। और इंडिया एनर्जी वीक 2025 की प्रमुख विशेषता यह है कि ऊर्जा के क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को ये क्या करता है? ये संबोधित कर रहा है। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो किस पर? सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा पर क्या दिया जा रहा है? सौर ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। किस पर? सौर ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। आपको मैं बता दूं, इसकी थीम पूछ सकता है आपसे, तो इसकी थीम है विचारों से प्रभाव तक। ठीक है, उत्पादकता दिवस की थीम क्या है? विचारों से प्रभाव तक। भारत में 12 फरवरी के दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन की स्थापना राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आपका ध्यान रखना कि ये मनाया जाता है उत्पादकता सप्ताह। उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। क्या? उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और कल पढ़ते हैं फिर और नए तरीके से नए क्वेश्चनों को। मिलते हैं फिर एक और